नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहेबेंद्र 1967 पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हम बात करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी दोस्तों, जिनसे अभी तक आप लोग वाकिफ़ नहीं होंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी मिलेगी दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, टेट और सुपर टेट के लिए दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों आप इसको नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए ये आगामी हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की जानकारी थी दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों और स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। किसी का भी मेरा वीडियो किसी का भी देखें आप, मैथ का वीडियो कभी भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या के बारे में दोस्तों। संख्या को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नंबर कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नंबर क्या होता है? कितनी वस्तुएँ हैं, मतलब गिनने के लिए जो हम जिन नंबर का यूज करते हैं वही क्या होता है दोस्तों? हमारा संख्या होती है दोस्तों। कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध या ज्ञात हो। देखिएगा दोस्तों, जिससे हमें यह जानकारी होगा कितनी वस्तुएं हैं दोस्तों। यदि ये संख्या ना होती तो दोस्तों हम कैसे काउंट करते दोस्तों कि ये मैं आज 10 आम लेके आया, आज मैंने 10 एप्पल लिए, आज मैंने ये ये लिए दोस्तों, नहीं पता चलता ना। तो दोस्तों वही होता है संख्या। देखिए दोस्तों, कितनी वस्तुएँ हैं जिससे यह बोध हो या ज्ञात होता हो कि उसे संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे यह ज्ञात हो हमें कि मतलब कितनी है ये वस्तुएं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये 1 से लेकर आप चले जाइएगा, अनंत तक चले जाइएगा दोस्तों, यानी इन्फिनिटी तक चले जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका लास्ट। ठीक है दोस्तों, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसका लास्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को कहते हैं नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्या है? संख्यांक, यानी जिसे हम कहते हैं नंबरिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए ये शब्द नया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए ये शब्द नया होगा दोस्तों, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है संख्यांक? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए 425 लिखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको हम मोटा कर लें दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा 425 लिखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्या है दोस्तों? यह एक नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसको 5 को अलग कर देंगे दोस्तों, तो यह एक क्या हो जाएगा? अंक। ठीक है दोस्तों, इसको अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंक। ठीक है दोस्तों, इसको अलग कर देंगे तो ये भी एक अंक हो जाएगा। मतलब 1 2 3, यह 3 अंक से मिलकर बनी हुई है संख्या। ठीक है दोस्तों, मतलब जब ये अलग हो जाएगा, सिंगल रहेगा दोस्तों, तो ये क्या होगा? अंक होगा आपका। ठीक है दोस्तों, जब हम इनको आपस में रख देंगे पास पास और टोटल को गिनेंगे एक ही में दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा संख्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी संख्या को जब हम तोड़ कर लिखते हैं दोस्तों, जैसे हमने 425 को तोड़ कर लिखा, तो दोस्तों इसी संख्या को हम तोड़ के लिखेंगे, जैसे 4 लिख दिया, तो दोस्तों यह इसी संख्या का क्या है? अंक है, मतलब इसी नंबर का डिजिट है ये 4। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोगों के लिए नया था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से चले जाइएगा आप इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 0 देखिएगा हमने अलग से हाईलाइट किया है यहाँ पर दोस्तों।
जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा आगे देखिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों? 1। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों? इन्फिनिटी है दोस्तों, जिसे हम अनंत कहते हैं हिंदी में। इन्फिनिटी होती है, परंतु जब अंक दिए हों तो आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या ही बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ से जैसे हमसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो दोस्तों हम नहीं कह सकते। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक होगी संख्या दोस्तों वो क्या होगी? हमारी इन्फिनिटी होगी दोस्तों, इन्फिनिटी होगी दोस्तों। और यहाँ पे क्या कह रहा है? दिए गए अंकों में। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यहाँ से लिखते लिखते हमने 150 तक लिख लिया दोस्तों। ये नंबर दिए गए हैं, तो यदि इनमें से पूछा जाए हमसे, तब तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? 150 है। जब दोस्तों इसका लास्ट नहीं होगा, जब तो दोस्तों हमारी जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो इन्फिनिटी होगी। और दोस्तों जब हम इसके आगे जितनी भी होती जाएगी वो उसकी हो जाएगी वो बड़ी प्राकृतिक संख्या। 151 होगी, उससे बड़ी 152 होगी, 153 होगी, ऐसे ही चली जाएगी दोस्तों। ये अनंत तक रहती है, मतलब हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी को कहते हैं। और दोस्तों यदि नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, तो नंबरों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे हमने यहाँ से 1 से लेकर 150 तक लिखा है, तो 150 यहाँ पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसका अनुवर्ती मतलब आगे का दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया 5, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 6। ये अनुवर्ती होती है दोस्तों। एवं 1 घटाने पर दोस्तों, हम इसमें से 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4। तो ये इसके पीछे की। ठीक है दोस्तों, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की। 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसकी अगली संख्या उससे भी बड़ी संख्या होती है दोस्तों। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो वो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर उसमें 1 जिसमें जुड़ा उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और देखिएगा दोस्तों, ये एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अनुवर्ती तो होती है, 2 हो जाएगी, 2 की 3 हो जाएगी, लेकिन इसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। 1 घटाने पर ठीक उससे पहले की प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएँ भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्याओं में या धन पूर्णांक संख्याओं के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त नए समूह में संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 लिखते गए, अनंत तक लिखते जाइएगा दोस्तों। इसी में दोस्तों यदि हम 0 को शामिल कर लें ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है? ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये वाला पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 क्या है दोस्तों? ये टी में कम से कम कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या।
आगे चलते हैं दोस्तों यदि आप इसकी PDF चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों, मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप हमें लाइक कर सकते हैं दोस्तों और कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की और मस्त वीडियो के लिए आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर्स। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं पूर्णांक संख्या? संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक के साथ शून्य को भी शामिल किया जाए, वह क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, नीचे हमने लिख के दे रखा है, देखिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये 0 है दोस्तों, इधर राइट में जाइएगा तो आपको देखिएगा प्लस में मिलेगा दोस्तों, लेफ़्ट में जाइएगा तो आपको माइनस में मिलेगा दोस्तों। मतलब जिसमें प्लस वाली संख्याएँ भी हों, माइनस वाली संख्याएँ भी हों और 0 भी हो दोस्तों, वो हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक पॉइंट और हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या पॉइंट लिखा है, बहुत ही मस्त। देखिएगा दोस्तों, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए नया होगा दोस्तों। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए नया होगा ये। देखिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो प्राप्त योगफल उस पूर्ण संख्या के बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप लोग समझिएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी पूर्ण संख्या में, मान लीजिए दोस्तों 4 एक पूर्ण संख्या है दोस्तों, यदि हम इसमें 0 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमेशा याद रखिए, कह रहा जो लिखा है उस पर क्या, उसका मतलब क्या है दोस्तों? उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जब भी किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। वही मतलब जिसमें 0 जोड़ रहे हैं, मतलब हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, यदि किसी पूर्ण संख्या में से 0 को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या वही पूर्ण संख्या होगी। देखिएगा दोस्तों, सेम वही है। जैसे 4 में से हम 0 को माइनस करेंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 4 ही प्राप्त होगा। 4 ही प्राप्त होगा मतलब वही संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब यही है जो ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 आएगा। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। जैसे हमने 5 मल्टीप्लाई 0 किया तो दोस्तों हमें 0 प्राप्त होगा। 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल दोस्तों क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब अनंत प्राप्त होता है हमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए नया होगा। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें पी/क्यू मतलब जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकें दोस्तों, अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, भी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, नीचे का जो देखिएगा दोस्तों, जो आपको हर दिया हुआ है दोस्तों, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब वह परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट देख लीजिएगा दोस्तों, ये इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। पूर्णांक और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी/क्यू के रूप में
व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, जितनी भी संख्या अंडर रूट के अंतर्गत आएंगी, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अंडर रूट के अंतर्गत जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट के अंतर्गत आ रही हैं दोस्तों, तो वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, पाई। पाई के बारे में बात करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है दोस्तों 22/7 होता है, वह एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। जो ये पाई है दोस्तों, यह तो क्या है, यह तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी होती है, 22/7। तो दोस्तों ये PYQ के रूप में आ गई दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर हम इनसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर भी आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी लेकर आएंगे, आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा अधिक से अधिक। आगे देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है, अर्थात शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, बात वही है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिएगा, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय, जो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं दोस्तों, वो सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, यानी रियल नंबर कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे ये सब दी हुई हैं दोस्तों, ये सब क्या है, रियल नंबर है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, धन पूर्णांक संख्याएँ, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक, इनको क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहा जाता है दोस्तों। इन्हें Z+ और I+ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने Z+ से प्रदर्शित किया, इसको 1 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है दोस्तों, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ऋण पूर्णांक संख्याएँ, ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याएँ ऋण पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे -1, -2, -3, ये अंत तक चली गई, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है दोस्तों, ये ऋण पूर्णांक संख्या है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, सम संख्याएँ बोले तो इवन नंबर। बेस प्राकृतिक संख्याएँ जो 2 से विभाज्य हों, सम संख्याएँ कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितनी भी संख्या 2 से विभाज्य होंगी, वो सब क्या कहलाती हैं दोस्तों, सम संख्याएँ कहलाती हैं। मतलब शेष नहीं बचना चाहिए, 2 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। जो संख्याएँ वास्तविक नहीं हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएँ बनती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं दोस्तों, जो संख्याएँ वास्तविक नहीं हैं, मतलब जो संख्याएँ वास्तविक नहीं हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएँ बनती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों हमारा, वो इन सब के मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दिखाएंगे दोस्तों, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। मतलब जिन संख्याओं में 2 से भाग ना जाए दोस्तों, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चले जाइएगा दोस्तों, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, पूरी तरह से नहीं काटेगा। भाग तो 11 में चला जाएगा, 2 का 9 में चला जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ना कटे तो वो होती है क्या, हमारी विषम संख्या। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, उदासीन पूर्णांक। दोस्तों ये आपके लिए नया होगा, हमेशा याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। उदासीन संख्या, उदासीन पूर्णांक, सॉरी दोस्तों, ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, और वो क्या है, केवल हमारा क्या है, शून्य, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। उदासीन पूर्णांक क्या है, 0 है हमारा। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों,
अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इन्हें ऋण संख्याएं भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, जो स्वयं से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिएगा दोस्तों, 19 किसी से नहीं कटती, 17 किसी से नहीं कटती, 13 किसी से नहीं कटती, 11 भी किसी से नहीं कटती, 7 किसी से नहीं कटती, ना 3 किसी से कटती है, ना 2 किसी से कटती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट बता दें दोस्तों, आप लोगों को कई बार टीईटी में पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं भी 4 बार टीईटी दिया हूँ दोस्तों, तो मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा दोस्तों, टीईटी में यूपी टीईटी की बात कर रहा हूँ मैं और सीटीईटी की बात कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमसे कई बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे कई दोस्त 3 लगा के आ जाते हैं, जबकि ये गलत है दोस्तों। सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है दोस्तों वो क्या है, 2 है। देखिएगा 2 में 2 का ही तो जाएगा दोस्तों भाग, और 1 का जाएगा, और इसके अलावा और किसी का नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या। और देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, 2 सम भी है और दोस्तों सबसे छोटी भी है। तो दोस्तों ये भी एक प्लस पॉइंट है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, 2। देखिएगा दोस्तों, यहीं से एक और अगला क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सभी समअभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, सभी समअभाज्य संख्या, सभी से क्या मतलब है दोस्तों, सभी समअभाज्य संख्या मतलब एक ही तो समअभाज्य संख्या है और वो है 2। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन बने कि सभी समअभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोस्तों वो हमारा आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए नया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों, मज़ा आया हो इस जानकारी में, तो शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 1 के बारे में क्या क्या कहा गया है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ना तो 1 अभाज्य है ना ही भाज्य है। आगे देखिएगा दोस्तों, भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें यौगिक संख्याएँ भी कहते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, एक के अलावा और अन्य किसी संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त होती हैं, मतलब 1 से तो कटेगी ही, जब वो संख्या है तो 1 से भी कटे। 1 से तो सभी संख्याओं में चला जाता है भाग दोस्तों, उसके अलावा स्वयं से भी कटेगी वो, उसके अलावा भी दोस्तों देखिएगा दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त होती हैं, मतलब और संख्याओं से भी विभक्त हो जाएं दोस्तों, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। देखिएगा दोस्तों, आप 14 में भाग दे लीजिएगा, 1 का जाएगा इसमें और इसमें दोस्तों 14 का भी जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके अलावा इसमें 14 में 7 का भी तो चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, जैसे 15 को लेते हैं, इसमें 1 का चला जाएगा दोस्तों भाग, तो 15 का भी चला जाएगा। इसके अलावा इसमें देखिएगा दोस्तों 5 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक। देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासापा 1 हो, वे एक साथ सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे सह अभाज्य लिखना भूल गए हैं दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। क्या कहलाती हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं दोस्तों जिन संख्याओं का मासा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिन संख्याओं का मासा 1 हो वो आपस में क्या होती हैं दोस्तों, सह अभाज्य होती है। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर 4 और 9 का मासा लेंगे दोस्तों तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। आप यहाँ पर 25 और 12 का लीजिए तब भी 1 प्राप्त होगा, 8, 9, 12 का लीजिए तब भी 1 प्राप्त होगा। मतलब जिन संख्याओं का मासा 1 निकले दोस्तों वो आपस में क्या होती हैं दोस्तों, सह अभाज्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, ये सब जो जानकारी आ रही है दोस्तों, ये सब आपके लिए अब नई होगी, बिल्कुल नई। देखिएगा दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। 17 और 19 के बीच का अंतर कितना है, 2। तो दोस्तों यह एक युग्म भी है, क्रम से है ना दोस्तों। 11 से 13 होगा दोस्तों, बीच में 12 छूट गया, अंतर कितना है, 2 का दोस्तों। तो यह क्या करेंगे, ये युग्म भी बना रहा है। युग्म क्या होता है दोस्तों, क्रम वाइज हो तो युग्म बना रहा है।
देखिएगा दोस्तों, गुणज के बारे में बात करते हैं। गुणज क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, गुणज के बारे में बात करते हैं। यदि किसी दी गई संख्या को लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी से भी गुणा किया जाए तो हमें उस संख्या के गुणज प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिख के रखा है आप लोगों के लिए। जैसे 4 के गुणज, देखिएगा दोस्तों, हम इसमें 4 में देखिएगा दोस्तों, यदि 2 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 8, 3 से गुणा करें तो 12, 4 से गुणा करें तो 16, 5 से करें तो 20। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये 4 के क्या हैं दोस्तों, गुणज हैं। ठीक है दोस्तों, गुणज यही होता है कि उसका मतलब उसी का पहाड़ा हो जाता है दोस्तों, मतलब उसी का टेबल हो जाता है। देखिएगा नीचे देखिएगा 5 के गुणज, यदि हम इसको 5 में 2 से गुणा करें दोस्तों तो 10 प्राप्त होगा हमें, 15 20 25 इसी तरह से 30 35 40 चला जाएगा दोस्तों। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, उसी संख्या के गुणज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। इस गुणनफल को गुणा की गई संख्याओं में से प्रत्येक का क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। यह दी गई संख्याओं का सारगुणज होता है। जैसे देखिएगा 20 को हम गुणा में कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 4 लिख सकते हैं इसको दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम 20 को 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। दोनों का गुणज, दोनों का 20 गुणज है। ठीक है दोस्तों, क्या है, दोनों का गुणज क्या है, 20 है, अतः यह एक सर्वगुणज है। ठीक है दोस्तों, दोनों का गुणज क्या है, 20 है, तो यह क्या कहें, इसे हम सर्वगुणज कहेंगे या इसे समावर्त भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे इसको देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 14 और 18 का 10वां गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, 10वां गुणज मतलब 10 से गुणा कर दीजिएगा। तो देखिएगा 14 का 10वां गुणज क्या होगा दोस्तों, 140, और 18 का 10वां क्या होगा, 180। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करते जाइएगा, अधिक से अधिक शेयर कर जाते जाइए। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, हमें लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं हम फैक्टर के बारे में, मतलब गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, गुणनखंड क्या होता है फैक्टर। गुणनखंड एक भाजक होता है, किसी भी संख्या को सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, तथा सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने 15 के गुणनखंड किए दोस्तों, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे दोस्तों, तो देखिएगा क्या निकल के आएगा, 1 3 5। तो 5 3 15 सबसे छोटा 1 हो गया दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होगा, स्वयं वही संख्या, मतलब इसको हम यहाँ पे आगे 15 भी लिख सकते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा यह होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे 21 का, तो सबसे छोटा क्या है, 1, मतलब सब कोई भी संख्या हो उसका सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, वही स्वयं वही संख्या जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, जोड़ का तत्समक, ये भी आपके लिए नया होगा दोस्तों। 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता, इसीलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। जैसे 1 में हमने 0 जोड़ा तो हमें 1 ही प्राप्त हुआ दोस्तों, इसलिए शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, गुणा का तत्समक, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए 1 को गुणा का तत्समक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 2 में 1 का गुणा किया तो दोस्तों हमारा 2 ही रहेगा। आप 30 में भी 1 का गुणा कर लीजिएगा तो आपको 30 ही प्राप्त होगा। 1000 में 1 का गुणा कर लीजिएगा दोस्तों तो आपको 1000 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, एक बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। आप आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम देखिएगा दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए दोस्तों, पूर्णांकों के ऐसे योग में जिनका योग शून्य होता हो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -a। देखिए दोस्तों, हम ए में प्लस करेंगे -a, तो दोस्तों हमें ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा कोष्टक के बाहर, तो दोस्तों a - a हो जाएगा, मतलब हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे दोस्तों एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर,
जैसे 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, तो -4। 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, -5। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को लेकर योगफल निकालने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, योगात्मक प्रतिलोम। पूर्णांकों में या परिमेय में शून्यों का योगात्मक प्रतिलोम तथा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पूर्णांक या परिमेय संख्या में शून्य को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं तथा 1 को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों। किस संख्या का, देखिए दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे दोस्तों 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, 2/1। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9/2। ठीक है दोस्तों, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए दोस्तों, जैसे -6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7/6। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, योगात्मक और गुणात्मक तत्समक परिमेय संख्याओं में भी 0 और 1 का क्रमशः योग का योगात्मक तत्समक और गुणा का गुणात्मक तत्समक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस तरह का वीडियो था, किस तरह की जानकारी थी। आपके लिए इस वीडियो में 5-7 जानकारी नई मिली है दोस्तों, न्यू आई है, बिल्कुल नई। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले अपने सेट पर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन ट्रिक के साथ दोस्तों, जिसका आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक जानकारी और देना दोस्तों, यदि आप लोग ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रिकी मैथ के नाम से, आप लोग जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। विदिन 5 सेकंड में आंसर मिलेगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू, बाय।